हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व को जानेंगे अमेरिकन हेजेमनी क्या है और ये उस समय समकालीन विश्व में, पूरे विश्व में अमेरिका का ही वर्चस्व क्यों रहा, कब तक रहा और कैसे ये फिर धीरे धीरे इसका जो है छीन हुआ है। तो समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व यानी अमेरिकन हेजेमनी 1991 में सोवियत संघ के विघटन तथा शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका जो है विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरा, क्योंकि ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध, और इन दोनों युद्धों के बाद शीत युद्ध का दौर आता है। और ये शीत युद्ध जो है दो गुटों के बीच में होता है, एक तरफ पूंजीवादी अमेरिकन गुट और दूसरी तरफ साम्यवादी सोवियत संघ, और दोनों जो है पूरे विश्व को अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए प्रयासरत थे। और दोनों ने सैनिक गुट भी बनाया। अमेरिका नाटो बनाया सैनिक संगठन, और फिर सोवियत संघ जो है वार्सा पैक्ट बनाया था। लेकिन 1990 और 91 आते आते सोवियत संघ के जो गुट थे, जो वार्सा पैक्ट था, और इनका जो गुट भी था, जो देश भी थे इनके संगठन में, वो धीरे धीरे निकलने लग जाता है। और फिर 1991 आते आते सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। लेकिन अमेरिका जो है, अमेरिका का जो संगठन रहता है वो बरकरार रहता है। तो पूरे विश्व में दो ही गुट और दो ही शक्ति था, जिसमें कि एक शक्ति सोवियत संघ या एक गुट सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि एक ही गुट बचता है और एक ही शक्तिशाली अमेरिका जो है बच जाता है। तो अमेरिकी नेतृत्व में एक ध्रुवीय विश्व की भी स्थापना हुई। एक ध्रुवीय यानी अमेरिका ही हो गया। इसी को अमेरिकी वर्चस्व या अमेरिकी प्रभुत्व की संज्ञा जो है दी जाती है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति का केवल एक केंद्र अमेरिका ही था। एक ध्रुवीय विश्व अमेरिका के प्रभुत्व का परिचायक है। इस प्रकार विश्व राजनीति में अमेरिकन प्रभुत्व की शुरुआत 1991 से हुई। यानी 1991 से अमेरिकी प्रभुत्व या अमेरिकी वर्चस्व विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के नाम से प्रसिद्ध नहीं था, या किसी ने अमेरिकी वर्चस्व या अमेरिकी प्रभुत्व या अमेरिकी शक्तिशाली गुट की किसी भी ने संज्ञा नहीं दी थी। लेकिन जैसे ही 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, तो बच जाता है सिर्फ अमेरिकन गुट। तो इसे जो है लोग अमेरिकन वर्चस्व या अमेरिकी वर्चस्व या अमेरिका के प्रभुत्व, मतलब तरह तरह के जो है नाम जो है देने लगा। अब क्या है कि नई विश्व व्यवस्था, अब नई ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। अगस्त 1990 में इराक का कुवैत पर आक्रमण करना और यूएनओ ने कुवैत को मुक्त कराने हेतु बल प्रयोग की अनुमति देना। अब यहाँ पे समझना होगा कि 1990 में जो इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया और इस आक्रमण के विरोध में यूएनओ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग किया। तो ये यूएनओ क्या है? यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ बना था। और ये जो है असफल होने के कारण फिर द्वितीय विश्व युद्ध होता है, और द्वितीय विश्व युद्ध में जो नरसंहार को देखते हुए सारे देशों ने यूएनओ का गठन किया। और इस यूएनओ के गठन में 6 ये है अंग है इसका,
6 अंग है और ये 6 अंग में सबसे वर्चस्व वाली जो अंग है वो सुरक्षा परिषद है। और सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य है, जिसमें कि 5 अस्थायी सदस्य है और 10 अस्थायी सदस्य है। तो 5 जो अस्थायी सदस्य है इसे वीटो पावर प्राप्त है। ये सबसे शक्तिशाली देश है और इसे वीटो पावर होने के कारण जो है, और ये जो 5 जो सुरक्षा परिषद का जो अस्थायी मेंबर है इसमें है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, ये 5 है। और इन 5 देश में जैसा कि आपने देखा कि 1991 से इसे संज्ञा देने लगा अमेरिकी वर्चस्व या एक ध्रुवीय गुट। तो जाहिर सी बात है कि इसमें तो रूस भी है, लेकिन रूस क्या हुआ कि रूस का जो संगठन था वो विघटन हो चुका है, तो उसका शक्ति जो है अमेरिका के मुकाबले कम हो गया। तो एक अमेरिका जो बचा और यूएनओ में अमेरिका के हस्तक्षेप से ही कुवैत को मुक्त कराया गया। और उसमें जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी, क्योंकि जब वो अच्छे काम कर लिए, अपने ताकत के बल पर जब कुवैत को मुक्त कराया, तो जॉर्ज बुश वहाँ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने खुद एक नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा भी दे डाला, यानी कि अपना बड़ाई अपने मुंह से। अब ये 34 देशों की सेना, क्योंकि यूएनओ में 34 देशों की सेना था, जिसमें कि अमेरिका अकेले का 75% सेना था, और इराक के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। इराक के विरुद्ध युद्ध हुआ और इस युद्ध में यूएनओ की तरफ से जीत हुई। तो अमेरिका ये सारा श्रेय ले लेते हैं और ये कहते हैं कि एक नई विश्व व्यवस्था अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा। यूएनओ के इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहा, जो एक हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान ही था, क्योंकि 34 देश तो है, लेकिन 34 देशों की सेना भी इस संगठन में है, लेकिन इसमें 75% सैनिक अकेले अमेरिका का ही है। तो इसीलिए जो है ये कई प्रकार के नाम दिए। प्रथम खाड़ी युद्ध कहा, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा। इराक के राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि यह 100 जंगों की एक जंग साबित होगा। क्या कहा? 100 जंगों की एक। अब जो है अमेरिका ने इस युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया और पर्यवेक्षकों ने, यानी जो ऑब्जर्वर हैं कहाँ के, अमेरिका के, अमेरिका ने क्या किया कि स्मार्ट बम का प्रयोग किया कुवैत को मुक्त कराने के लिए। तो अमेरिका के जो पर्यवेक्षक हैं, जो ऑब्जर्वर हैं, वे इसका नाम कंप्यूटर युद्ध रख देता है। इसीलिए रखा क्योंकि ये जो युद्ध हुआ इसे जो है टीवी पर व्यापक रूप से कवरेज दिया गया और वीडियो गेम बार में तब्दील कर दिया। युद्ध से जाहिर हुआ कि अमेरिकी औद्योगिकी में सबसे आगे निकल पाया और सैन्य क्षमता के मामले में बाकी देश बहुत पीछे रह गए। अमेरिका ने इस जंग में जितनी रकम खर्च की उससे कहीं ज़्यादा इसे जो है जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों से मिल भी गया, वापस हो गया। ऑब्जर्वर ने हाईवे ऑफ डेथ जैसी कार्रवाई को युद्ध अपराध की संज्ञा दी और जिनेवा समझौता का उल्लंघन भी माना। आगे जो है क्विंटन का दौर आता है 1992 से 2000। क्विंटन ने विदेश नीति, सैन्य शक्ति, सुरक्षा जैसी कठोर राजनीति की जगह, जैसे कि जॉर्ज बुश जो थे 1991 तक, कुछ समय 92 तक, लेकिन फिर वहाँ की जो राष्ट्रपति जो बनते हैं वो क्विंटन का दौर आता है 1992 से 2000 तक। तो इनका जो मेन जो मैनिफेस्टो था चुनाव के समय कि हम जो है लोकतंत्र को बढ़ावा देंगे, जलवायु परिवर्तन पर काम करेंगे, विश्व व्यापार के संबंध में काम करेंगे
इन सारे नरम मुद्दों पर जो है ध्यान केंद्रित किया। और यूगोस्लाविया में नाटो ने 1999 में सैन्य कार्यवाही की और 1998 में नैरोबी और दारे ए सलाम, जिसे कि अभी तंजानिया के अमेरिकी दूतावास पर हमले का जिम्मेदार ठहराकर सैन्य कार्यवाही ऑपरेशन इनफाइट नाइट रिच अभियान चलाया। कौन? अमेरिका। आगे जो है इन्होंने कहा, जब 9/11 का समय आता है, 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध, ये 9/11 है। 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर आतंकवादियों द्वारा 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों का अपहरण कर हमला कर दिया और इस हमले को 9/11 का नाम दिया गया। क्योंकि अमेरिका में क्या होता है कि महीना जो है पहले लिखा जाता है और दिन जो है बाद में लिखा जाता है, और हम लोग यहाँ क्या है कि पहले दिन लिखते हैं, उसके बाद महीना, फिर उसके बाद साल को लिखते हैं, यानी डे, मंथ और ईयर। वहाँ पे क्या होता है कि मंथ, डे और ईयर, तो इसीलिए इसका नाम 9/11 पड़ा। अमेरिकियों ने इस घटना की तुलना 1814 की वाशिंगटन डीसी आगजनी से तुलना किया और 1941 में जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर हमले से की। यह अमेरिका में अब तक का सबसे बड़ा हमला था। अब क्लिंटन की जगह फिर जॉर्ज बुश राष्ट्रपति बनते हैं और कठोर रवैया अपनाता है। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम नामक जो है एक ऑपरेशन चलाते हैं और मुख्य निशाना कहाँ रहता है? अल-कायदा और तालिबान शासन पर। अफगान में तालिबान का सफाया कर देते हैं। 2001 महज आतंकवाद के सफाए की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि असली मंशा थी अफगानिस्तान में पिछलग्गू सरकार का गठन करना, जो कि अभी वर्तमान में जो देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो हालात है, अफगानिस्तान में तालिबान तख्ता पलट वहाँ पे हो गया है, तालिबान कब्जा कर चुका है। अफगानिस्तान के जो चुने हुए जो ये प्रधानमंत्री जो भी शासक थे, वो शासक जो है अपना देश छोड़ के भी भाग चुके हैं। लेकिन इसका कारण कहाँ से शुरू होता है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जब चुनाव से पहले यह घोषणा किया कि जब मैं चुनाव जीत कर आऊँगा तो अफगानिस्तान के सारे सैनिक, अपने सैनिक को वापस लाऊंगा। और जैसे इन्होंने जीता तो ये जो है मार्च से ही शुरू कर देते हैं अपना सैनिक को वापस लाने के लिए। और जब से सैनिक वापस धीरे धीरे जैसे जैसे आ रहे थे, वैसे वैसे तालिबानी जो है अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहे हैं। और फिर जो बाइडेन ने है 9/11 समय भी जो है डेडलाइन कर दिया था कि इस डेट तक में हमें सारे सैनिक को वापस ले आना है, क्योंकि 9/11 घटना के द्वारा ही जो है अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक जो है वहाँ पे अपना स्थापित किया था, तालिबानी को भगाया भी था। लेकिन अभी क्या है कि वही 9/11 2021 और 9/11 2001 का समय था, और ये भी अपना वही डेट फिक्स किया। और जैसे जैसे ये अपना सैनिक वापस किया, वैसे ही तालिबान जो है अपना कब्जा कर लिया है। आगे जो है इराक पर आक्रमण करता है कौन? अमेरिकी। इसे द्वितीय खारे युद्ध भी कहा जाता है। जब कुवैत पर आक्रमण किया, इराक पर किया एक बार, तो कुवैत को जो है मुक्त कराया, और दूसरी बार इराक पर जब आक्रमण करता है तो इसे द्वितीय खारे युद्ध कहा जाता है। उसे क्या कहा है? प्रथम खारे युद्ध। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे। 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कूट नाम से इराक पर हमला किया। इसके पीछे अमेरिका का असली मकसद
या उद्देश्य इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण करना था और मनपसंद सरकार वहां पे स्थापित करना था, कायम करना था। कहां? इराक में। ऑपरेशन सामूहिक संहार के हथियार को रोकने के लिए चलाया था। यह सिर्फ ऊपरी दिखावा था। यूएनओ ने पहले हमले की अनुमति नहीं दी, परंतु कहा कि सामूहिक संहार के हथियार, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने से रोकने के लिए इराक पर हमला किया जा सकता है। अमेरिकी अगुवाई को एलिसन ऑफ विलिंग्स यानी आकांक्षियों का महाजोट में 40 से ज्यादा देश शामिल हुए। सद्दाम हुसैन सरकार का अंत हो गया और अमेरिका के खिलाफ पूर्ण व्यापी विद्रोह भड़का और सैनिक व आम जनता भी जो है वहां पे मारे गए। अब आइए जानते हैं वर्चस्व का अर्थ क्या होता है, जिसे अमेरिकी वर्चस्व कहा जाता है। वर्चस्व का अर्थ यानी कि हेजेमनी मीनिंग क्या है? सैन्य प्रभुत्व, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक रुतबे और सांस्कृतिक बढ़त के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र हो तो उसे वर्चस्व कह सकते हैं। हेजेमनी का अर्थ राज्यों के बीच सैन्य क्षमता की बनावट और तौल से है। पुनावट यानी उसको पुनावट कहा जाता है और तौल से है। आज पूरे विश्व पर अमेरिकी वर्चस्व कायम है। आगे जो है वर्चस्व सैन्य शक्ति के रूप में। अब जो वर्चस्व को जाने कि क्या होता है वर्चस्व, तो एक तो पढ़ा कि वर्चस्व जो है सैन्य शक्ति के रूप में। तो अमेरिकी सैन्य शक्ति की विशेषता क्या है? सैन्य क्षमता के लिए सैन्य व्यय यानी सैनिक को क्षमता के लिए, सैनिक को कितना क्षमता होगा तो उसके ऊपर व्यय भी करना पड़ेगा यानी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अमेरिका से नीचे के कुल 12 ताकतवर देश एक साथ मिलकर अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना खर्च करते हैं उससे कहीं ज्यादा अमेरिका अकेले करता है। किस पे? सैनिक के ऊपर। सैन्य गुणात्मक पेंटागन अपनी बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में अर्थात प्रौद्योगिकी पर खर्च करता है। कमजोरी क्या है? ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार साम्राज्यवादी शक्तियों ने सैन्य बल का प्रयोग जीतने, अपरोध करने, दंड देने और कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए किया जाता है। अमेरिकी सैन्य क्षमता जीतने और अपरोध करने, दंड देने में तो उत्कृष्ट है, लेकिन अधिकृत भूभाग में कानून व्यवस्था बहाल नहीं कर पाया, जैसे इराक आक्रमण। अब जो इसका दूसरा है वर्चस्व ढांचागत ताकत के रूप में, वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में। अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी चलाने वाला देश जो अपने मतलब की चीजों को बनाए और बरकरार रखे, इस हेतु नियमों को लागू करने की क्षमता और इच्छा तथा वैश्विक व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने की अमेरिकी भूमिका है। इसे जो है हम जान सकते हैं नोट के रूप में कि सार्वजनिक वस्तु जिसका कि उपयोग एक के करने से दूसरे को उपलब्ध, इसी वस्तु में कोई मात्रात्मक कमी ना आए, जैसे वैश्विक अर्थ में समुद्री व्यापार मार्ग, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरनेट। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में अमेरिका अबाध आवाजाही को सुनिश्चित करता है। इंटरनेट उपग्रहों के वैश्विक तंत्र में अधिकांश उपग्रह अमेरिका के ही है। विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका के 28% हिस्सेदारी है। यूरोपीय संघ के व्यापार को शामिल करें तो यह विश्व के कुल व्यापार का 15% है। इसीलिए ये जो यूरोपीय संघ है इसमें 28 देश है, जिसमें कि एक अमेरिका भी है। और अभी जो है हाल फिलहाल में ब्रिटेन जो है एग्जिट हो गया है, जिसे कि ब्रेग्जिट नाम से जाना जाता है। अब है आधार पर पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। अमेरिका के कई तगड़े प्रतिद्वंदी है। अमेरिका की आर्थिक प्रबलता और ढांचागत ताकत यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक खास विशेषता है, खास शक्ल में ढालने की ताकत है। जैसे ब्रेटन वुड्स प्रणाली है, वैश्विक व्यापार के नियम है। यह प्रणाली द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कायम की गई जो
आज भी विश्व अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना का काम कर रही है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, WTO और फिर अमेरिकी वर्चस्व का ही परिणाम है। अमेरिका की ढांचागत ताकत का जो मानक है, जिसका कि उदाहरण है MBA की डिग्री, उदाहरण के रूप में कह सकते हैं। अब आगे है वर्चस्व सांस्कृतिक अर्थ के रूप में। इसका अर्थ है कि सहमति गढ़ने की ताकत, सामाजिक, राजनीतिक और खासकर विचारधारा के धरातल पर किसी वर्ग की बढ़त या दबदबा, यह है सांस्कृतिक वर्चस्व। प्रतिद्वंदी या कमजोर देश के व्यवहार बर्ताव को अपने मन माफिक बनाने के लिए विचारधारा से जुड़े साधनों का प्रयोग करना। वर्चस्व का सांस्कृतिक पहलू रजामंदी पर आधारित है। सोवियत संघ पर अमेरिका की सबसे बड़ी जीत सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में हासिल की। वहां की ब्लू जींस जो है अमेरिकी सांस्कृतिक आजादी की प्रतीक हुआ करती थी। सोवियत संघ की एक पूरी पीढ़ी के लिए नीली जींस अच्छे जीवन की आकांक्षाओं का प्रतीक बन गई थी। कहाँ? सोवियत संघ के लिए। आज अच्छे जीवन और व्यक्तिगत सफलता के बारे में जो अवधारणाएं प्रचलित है, वे सब 20वीं शताब्दी के अमेरिका में प्रचलित व्यवहार बर्ताव के ही प्रतिबिंब है। अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में अवरोध क्या क्या है, क्या क्या बाधाएं हैं जो कि अमेरिकी वर्चस्व को बरकरार रखने में कुछ कमी दिखाया जा रहा है। ये जो अवरोध है, इसमें सबसे पहला है कि स्वयं अमेरिका की संस्थागत या ढांचागत बनावट। ये ढांचागत बनावट जो है शक्ति के रास्ते में अवरोध पैदा करती है। जैसे कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, वहां पे क्या है कि सारे स्टेट जो है अलग अलग शक्ति प्राप्त है। जैसे भारत में केंद्र को ज्यादा शक्ति प्राप्त है और राज्य को जो है केंद्र से शक्ति मिला हुआ है, लेकिन वहां पे नहीं है। सारे राज्य जो है एकदम स्वतंत्र है। दूसरा है राजनीतिक सांस्कृतिक। अमेरिकी समाज की प्रकृति का उन्मुक्त होना, जनसंचार के माध्यम से जनमत को एक खास दिशा में मोड़ देना, विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश रखना। तीसरा नाटो भी है इसके वर्चस्व में अवरोध का कारण। यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह लोकतांत्रिक देशों का अमेरिकी हित में संगठन है। यहाँ बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है, अतः यह संभावना बनती है कि ये देश उसके वर्चस्व पर कुछ अंकुश लगा सके। अब इससे कैसे निपटा जा सकता है कि अमेरिकी वर्चस्व में जो अवरोध आ रहा है, जो अमेरिकी वर्चस्व में जो कमी आ रही है, तो इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहला है बैंड वेगन रणनीति। अब यह बैंड वेगन रणनीति क्या है? जैसी बहे बियार पीठ तैसी कीजिए, यानी कि ताकतवर देश के विरुद्ध जाने के बजाय उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का लाभ लेना, अर्थात वर्चस्व जनित अवसरों का लाभ उठाने की रणनीति ही बैंड वेगन रणनीति है। यानी कि अगर कोई देश, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई देश हमसे ज़्यादा ताकतवर है, तो वहाँ पे आप ठहर जाइए, ठहर के रुक के देखिए कि वो कमज़ोर कब होता है या आपको अवसर कब मिलता है, तो उस अवसर का लाभ उठा लीजिए। ये जो है नीति है अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए। दूसरा है कि वर्चस्व से अपने को छुपा लेना या दूर रखना, यानी कि वर्चस्व को बढ़ाना है। जैसे कि लेनिन का कहना था कि अगर आपको युद्ध जीतना है तो दुश्मनों से एक जो है कदम पीछे चलिए, यानी दुश्मनों को लगे कि ये जो है कमज़ोर हो चुका है। तो अमेरिका की किसी बेवजह क्रोध की चपेट में आने से उससे दूर रहे। चीन, रूस, यूरोपीय संघ ने यह नीति अपना रखी है, लेकिन बड़े या मंझले दर्जे के ताकतवर देशों को बजाय छोटे देशों के लिए यह संगत और आकर्षक रणनीति होगी। बहुत अच्छी जो है बातें कही गई है। तीसरा जो है राज्येतर संस्था है। राज्य की जो संस्था है, स्वयंसेवी संगठन है, सामाजिक आंदोलन और जनमत है, मीडिया है, बुद्धिजीवी है, कलाकार है, लेखक है आदि आगे आएंगे, और विश्वव्यापी नेटवर्क जिसमें कि अमेरिकी नागरिक भी शामिल होंगे और प्रतिरोध के लिए आगे आएंगे। आगे है जनसंख्या, संसाधनों की प्रचुरता तथा औद्योगिक क्षमता के आधार पर विकसित हो रही भारत
चीन और रूस अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन इन देशों में आपसी भेद है, यानी विभेद है, यानी मतभेद है। स्केल सिलैक क्या है? यह दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रीय समूह है, यानी कि जो समुद्री एक समूह है सिलैक, जो कि अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे रहा है। छठा है कि रूस द्वारा शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO एवं कैस्पियन सागरीय राष्ट्रों का मंच भी इसे चुनौती दे रहा है। आगे है कि राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में रूस का पुनरुदय, यानी जो रूस में जो पुतिन है राष्ट्रपति, तो इस बहुत ही शक्तिशाली है और इसका ये जो है इनके द्वारा रूस का पुनरुदय हुआ है। आगे और लास्ट है कि विश्व राजनीति का बहुध्रुवीकरण और बहुसंस्कृति बनना, ये जो है अमेरिकी वर्चस्व को वापस दिला सकता है। आज विश्व राजनीतिक सांस्कृतिक आधार पर पुनर्गठित हो रही है। इस सभ्यताओं के टकराव की ओर बढ़ रहे हैं, जो अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे रहा है। तो इससे जो है निपटना होगा किसे? अमेरिका को। तो यही रहा समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व। धन्यवाद।